नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम कल पढ़ा रहे थे वर्ण, उसी का रिवीजन थोड़ा कर देते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम जान लीजिए फिक्स रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, वर्ण बताए थे जो कल की क्लास में, उसमें जो है हम बताए थे वर्ण जो पर मिलता है उसके पहले ध्वनि होती, क्या चलता है? ध्वनि। तो ध्वनि में जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। फिर इसके बाद नंबर आता है वर्ण का। इसके बाद नंबर किसका आता है? इसके बाद नंबर आता है वर्ण का। ध्वनि के बाद वर्ण आती है। वर्ण जो है, क्वेश्चन पूछेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लिख सकते हैं, लिपिबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण के तीन नाम होते हैं। पहला है वर्ण, दूसरा इसको कह सकते हैं अक्षर, तीसरा इसको कह सकते हैं ध्वनि चिन्ह। वर्ण, अक्षर या ध्वनि चिन्ह, यहाँ तक कल बताए थे। फिर इसके बाद इसके आगे बताए थे वर्ण, वर्ण के दो प्रकार होते, तो बाद में आज बताएंगे। फिर इसके बाद चलता है कि ये वर्ण जो आए कहाँ से, हमारे हिंदी में या संस्कृत में वर्ण आए कहाँ से। वहाँ हम बताए थे पाणिनि महोदय, पाणिनि महोदय की एक रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है। 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, कुल कितना हो गया? 32। पूछता है अष्टाध्याय में कितने पाद हैं? 32 पाद। इसी अष्टाध्याय में पाणिनि महोदय ने एक होता है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र की गणना की थी, माहेश्वर सूत्र को दिया था। तो माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14। माहेश्वर सूत्र संख्या कितनी है? 14 होती है। यहाँ तक हम बताए थे और 14 माहेश्वर सूत्र बताए थे। 14 माहेश्वर सूत्र में है अयूण, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लण, यमगरणम, झभय, जब, गडदस, खपय, खप, चटतव, कपय, ससर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र एकदम जबान पे रहना चाहिए, तभी आप वर्णमाला समझ सकते हैं। जिसने वर्णमाला नहीं समझा वो आगे आने वाला चैप्टर जो है संधि, वो समझ ही नहीं पाएगा। संधि की ही परिभाषा है वर्णों को, वर्णों के आपस में मेल या शब्दों के विच्छेद को क्या कहते हैं? संधि। वर्णा नाम संधानम संधि, वर्णों के संधान मतलब मेल को क्या कहते हैं? संधि। अगर आपको संधि पढ़ना है तो आपको वर्णमाला या वर्ण को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप वर्ण नहीं समझेंगे तब तक आप संधि समझ ही नहीं सकते। वहाँ जितना है सब यहाँ आ जाएगा। अभी जब वर्णमाला पूरा चैप्टर खत्म होगा आप देखेंगे कि वर्णमाला का ही दूसरा रूप ही संधि है। वर्णों के मेल को, वर्णों के संधान को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जब आप वर्णमाला समझेंगे, वर्ण समझेंगे, तभी आप जो है संधि को समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए माहेश्वर सूत्र हुआ, माहेश्वर सूत्र से ही हमारे हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में वर्णों का विकास हुआ है। वहाँ पे माहेश्वर सूत्र में पूछता है संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आज आगे देखते हैं हम वर्ण। क्या देखते हैं? वर्ण। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के माने गए हैं। एक होता है स्वर वर्ण, स्वर, इसको अच कहते हैं। एक होता है व्यंजन वर्ण, जिसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। इसको हल कहते हैं।
वर्ण के 3 नाम हैं। किसी को अक्षर कहते हैं, किसी को ध्वनि चिन्ह कहते हैं, ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ध्वनि चिन्ह क्यों कहा गया? ध्वनि चिन्ह इसलिए कहा गया क्योंकि जो हम ध्वनि बोलते हैं, का बोले उसी को लिख दिए, उसी का चिन्ह हम लिख दिए, खा बोले उसी का लिख दिए, उसी का क्या हो गया? ध्वनि चिन्ह। उसी का नाम अक्षर है, उसी का नाम वर्ण है। ठीक। इसके बाद स्वर और व्यंजन समझने से पहले वर्ण को समझिए। वर्ण, देखिए वर्ण या अक्षर, अक्षर पहले जान लीजिए। अक्षर ना क्षरति इति अक्षर है, ना क्षरति इति अक्षर है। ठीक। इसका सूत्र है ना क्षरति इति अक्षर है, ना क्षरति इति अक्षर है, मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिसका टुकड़ा ना हो, जिसमें कमी ना आए, उसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक। जैसे हमने दो चीज लिखा, एक वर्ण लिखा और एक लिखा क्या? अक्षर। हम क लिखते हैं क, और एक का यहां भी लिखते हैं क। ठीक। 2 लिख दिए। इस दोनों में क्या है? एक में देखिए हलंत लगा है, एक में हलंत नहीं लगा है। बात समझ में आई? जिसमें हलंत लगा है ये व्यंजन है, इसको अर्धमात्रिक व्यंजन भी कहते हैं। आगे बताएंगे, जब व्यंजन पढ़ाएंगे सब बताएंगे। इसको अर्धमात्रिक कहते हैं इसलिए कि ये हमेशा बेचारे क्या रहते हैं? आधा रहते हैं। ये क्या रहते हैं? आधा रहते हैं। इसलिए आधा रहते हैं कि इनके साथ एक कंडीशन हो जाता है। ये स्वर के साथ समझौता किए रहते हैं कि जब ये रहेगा तो स्वर कहता हम नहीं रहेंगे, और जब ये नहीं रहेगा तो स्वर कहता हम रहेंगे साथ में। ठीक। हाँ, तो ये समझौता हुआ है कि जब ये रहेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा? आधा रहेगा। इसीलिए इसको अर्धमात्रिक कहते हैं। ठीक। जब ये नहीं रहेगा, देखिए यहां नहीं है, ये पूरा है क, इसका उच्चारण हम कर सकते हैं, क बोल सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए व्यंजन और स्वर को परिभाषित करने के लिए इसीलिए कहा गया व्यंजन स्वयं राजन्ते, स्वर को इसीलिए कहा गया स्वर को कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से उच्चारण हो जाए, किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, किसी अक्षर की आवश्यकता उच्चारण में ना पड़े, वही क्या है? स्वर होता है। और व्यंजन मतलब जो किसी के सहायता से उच्चारित हो, किसी व्यंजन या स्वर की किसी स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिसमें हलंत लगा रहता है वही शुद्ध व्यंजन होता है, और जिसमें हलंत नहीं लगा रहता वो वर्ण कह सकते हैं, उसको शुद्ध व्यंजन नहीं। वो उसके साथ कौन समाहित हो गया? स्वर। उसकी परिभाषा ही है, जो स्वर की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसी को व्यंजन कहते हैं। उसका परिभाषा ही है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इसमें देखिए शुद्ध कहाँ रहा? इसमें तो आ गया ना, का में क्या आ गया? आ, का में आ गया, इसलिए ये शुद्ध नहीं रहा। शुद्ध व्यंजन लिखने के लिए हमको हलंत देना आवश्यक होता है, इसलिए इसका टुकड़ा अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका जो टुकड़ा है इसका, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। इससे छोटा होगा? नहीं होगा। इसीलिए इसको अक्षर कहा गया। ठीक। और इसको वर्ण इसलिए कहा गया कि इसको हम अभी तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि इसमें देखिए का में क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे, बाहर आ जाएगा अ, इसका टुकड़ा हो गया। अब ये अक्षर हो गया। का क्या हो गया? अक्षर हो गया। इसमें से स्वर क्या हो गया? बाहर हो गया। देखिए यहाँ कंडीशन, जो कंडीशन लगाया है स्वर और व्यंजन में, जो स्वर और हलंत में जो समझौता हुआ है व्यंजन के साथ, किसके साथ? व्यंजन के साथ, कि हलंत रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। देखिए हलंत लगते ही क्या हो गया? ये बाहर निकल गया। जैसे ही हलंत हटेगा तुरंत क्या हो जाएगा? ये अंदर आ जाएगा। कौन? स्वर। उसके साथ कंडीशन यहां तक कि वो संधि जब पढ़ेंगे आप, यही सब आएगा वर्ण विच्छेद करने के लिए। वहां आता है वर्ण विच्छेद करने के लिए। तो जब हम संधि पढ़ाएंगे तो वहां देखेंगे आप कि का में जब हलंत लगेगा तो स्वर अपने आप बाहर निकल जाएगा, वो रहेगा ही नहीं वहां। वो समझौता किया है कि जब हलंत आएगा तो हम नहीं रहने वाले ना, जब हलंत हट जाएगा तो हम आ जाएंगे। कौन कहा है? स्वर। स्वर किससे कहा है? व्यंजन से। व्यंजन से कहा है
कि जब तुम इसके साथ रहोगे तो हम नहीं आएंगे, जब इसको हटा दोगे तो हम आ जाएंगे, वो समझौता किया है। तो इसीलिए हलंत जब रहता है तो इसको शुद्ध व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हलंत के साथ जो लिखा जाता है वही क्या है, शुद्ध व्यंजन, ठीक। और स्वर मतलब स्वर उसे कहते हैं, अब देखिए यहाँ स्वर, इसको क्या कहते हैं, अच। पूछता है अच किसको कहते हैं, स्वर को, ठीक। देखिए ऐसा ऐसा वर्ण जो किसी की सहायता से उच्चारण न हो, ऐसा वर्ण जो किसी की सहायता से जिसका उच्चारण न हो, जिसको हम बोलें स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इसका सूत्र है संस्कृत में कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं में राजा हो, किसी की आवश्यकता ना पड़े, जिसका उच्चारण स्वयं से हो जाए, वही क्या है, स्वर है ना। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं में राजा हो, किसी की आवश्यकता ना पड़े, उच्चारण में जिसको किसी की आवश्यकता ना पड़े वो क्या है, स्वर है ना। ऐसा वर्ण या अक्षर जिसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता ना पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर कैसे कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिसको ऐसे वर्ण या अक्षर जिसको उच्चारण में जिसके उच्चारण में ऐसे वर्ण या अक्षर जिसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता ना पड़े वे स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण या अक्षर जिसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता ना पड़े न, उसे क्या कहते हैं, स्वर या स्वर कहते हैं, ठीक। उसको स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इसका सूत्र है संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिसमें स्वयं, जिसका उच्चारण स्वयं से हो जाए, स्वयं से जिसका उच्चारण हो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक। ऐसे वर्ण या अक्षर जिसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता ना पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ठीक है। लेकिन बात यहां देखिए, हम बोले अच, ये कहाँ मिला हमको, माहेश्वर सूत्र में, ठीक। कहाँ मिला, माहेश्वर सूत्र में। जितने अच हैं सब क्या हैं, स्वर हैं। कभी कभी पूछता है स्वर को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, हल, अच, इति न, 4 ऑप्शन में दे देगा, हमको पकड़ना है उसको क्या कहते हैं, अच कहते हैं, ठीक। तो वर्ण कितने प्रकार के, वर्ण 2 प्रकार के, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, ठीक। स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, ठीक। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिसके उच्चारण में किसी की आवश्यकता ना पड़े, ठीक, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं ना। अब बात करते हैं आगे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, देखिए स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। अब देखिए यहां स्वर के प्रकार, तो हमारे जो हिंदी साहित्य है इसमें एक होता है उत्पत्ति के, मतलब बनावट या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार मान सकते हैं। एक होता है काल, मान या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक।
पहला हम देखते हैं स्वर के प्रकार, उत्पत्ति या बनावट, या हमारा स्वर किससे कहाँ कहाँ कैसे उत्पन्न हुआ। तो स्वर प्रकार होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। एक होगा मूल स्वर, इस क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक। एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। देखिए किसी किसी किताब में, जैसे कामता प्रसाद पढ़ेंगे आप, ये दोनों एक में दे दिया है। वासुदेव नंदन ने माना है 7 स्वर। ठीक, कितने माने हैं? 7 स्वर। लेकिन यहाँ देखिए मूल स्वर। मूल मतलब क्या होता है? मूल जहां से उत्पन्न होता है। जैसे हम बीज, चना के बीज लीजिए, उसमें मूल पहले भिगो देंगे, एक दिन बाद देखेंगे उसमें अंकुरन हो गया। तो जहां से विकास होता है किसी का, किसी चीज का, जहां से हमको विकसित होना है, जहां से विकास होता है, जड़। मूल को क्या कहते हैं? जड़। पहले बीज बोते हैं, चाहे गेहूं का बो दिए, चाहे किसी का, तो पहले जड़ का विकास होता है। तो जड़ क्या? मूल। मूल स्वरों की संख्या हमारे हिंदी में कितना है? मूल स्वर की संख्या हिंदी में 4 होती है। कितनी होती है? 4। इसी मूल स्वर को हम 4 मानते हैं। देखिए हर्ष आ, इसको हर्ष कहेंगे। हर्ष इसलिए कहते हैं कि हम उच्चारण या कालमान के आधार पर हर्ष कहते हैं, इसलिए इसको अभी मूल मानते हैं। जब उच्चारण कर कालमान पढ़ेंगे तब उसको हर्ष कह सकते हैं। ठीक है। मूल मतलब अ, ई, उ, री। यही पूछ सकता है, एक क्वेश्चन बना सकता है। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? तो संस्कृत वाला जो मूल स्वर है उसमें आ जाएगा लिरी। कौन आ जाता है? लिरी। ये किसमें है? संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में। पूछेगा कि संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। हिंदी में मूल स्वर 4 और संस्कृत में, संस्कृत भाषा 5। ठीक। देखिए जब तक आप संस्कृत को लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप जो है पीछे रह जाएंगे, बच्चा गच्चा खा जाएंगे। इसलिए 2021 के पेपर में पूरा संस्कृत दिया था, हिंदी का नाम नहीं था वहाँ। जो संधि विच्छेद पूछा था सब संस्कृत का, जो जहाँ से भी पूछा था सब क्या था? संस्कृत ही था। इसलिए संस्कृत को, हिंदी को, संस्कृत निष्ठ हिंदी व्याकरण पढ़िए। ठीक है, जहाँ तक हो सके कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक। पूछेगा वो कहाँ से, ऐसा पढ़िए कि जो चैप्टर पढ़िए वो पूछेगा कहाँ से पूछेगा, जो बनाएगा वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। देखते हैं कहाँ से बनाता है। चलो बनाओ, तुम कहाँ से बनाओगे क्या? तो इसलिए आप जो है किसी भी चैप्टर को इतना पढ़िए कि उससे कितना जाएगा, वो कितना भीतर जाएगा। चलो मुझसे ज़्यादा है, तुम अगर 1 फुट जाते हो तो हम 100 फुट पहले से हैं क्या? कहाँ से पूछोगे तुम? हाँ। तो ये देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बदलेगा, पूछ सकता है संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4। मूल स्वर उसको कहते हैं जहाँ से स्वरों का विकास होता है। ठीक। इसी 5 स्वर से, इसी 4 स्वर से ही पूरे इधर जो है सबका विकास होगा। ठीक है। इसी 4 स्वर से ही ये पूरे जो 2 स्वर हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों का विकास होता है। अब देखिए दीर्घ स्वर। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या, उस दीर्घ स्वर उसे कहते हैं 2 सजातीय मूल स्वरों के मिलने से ही दीर्घ स्वरों का निर्माण होता। सजातीय, हम बोले क्या? सजातीय। क्या बोले? सजातीय। हाँ, सजातीय। हाँ देखिए सजातीय, हम बोले क्या? बोले सजातीय। 2 मूल सजातीय स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। ठीक। इसलिए बोले कि सजाती उसको कहते हैं, जब उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो एक उच्चारण स्थान से जो स्वर उत्पन्न होते हैं वो एक जात के होते हैं। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, उसका सूत्र है संस्कृत में अकूह विसर्जनीया नाम कंठ है। तो जब आप अ पढ़ेंगे
तो एक जात के वो हो गए, किस जात के? एक जात के। उसको ह्रस्व आ दीर्घ आ दोनों एक जात के हैं, तो यहां हम बोले दो सजातीय स्वरों, दो मूल सजातीय स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। इसमें देखिए जैसे अ हो गया, अ जोड़ अ जोड़ आ, यहां अ जोड़ आ हम लिख दिए, इससे क्या हो गया? दीर्घ आ बन जाए। क्या बना? दीर्घ आ। देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ आ गया। दो सजाती, दो मूल सजाती स्वरों के मिलने से ही दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। सजाती हम उसको कहते हैं जो एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होता है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ है तो वो एक जात के हो गए। ई का उच्चारण स्थान तालु है तो एक जात का हो गया। ठीक। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो क्या हो गया? एक जात का हो गया। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो एक जात का हो गया। ठीक। तो इसी तरह सजाती स्वरों के, दो मूल सजाती स्वरों के मिलने से ही दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। बात समझ में आई? फिर इसके बाद नंबर आता है, अब कहेंगे आप सर यहाँ दीर्घ आ नहीं आया, तो जब हम संधि पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वहां इसका जो आएगा तो इसमें आ के साथ यहां आ जोड़ दीर्घ आ भी हो सकता है, और यहां आ जोड़ आ भी हो सकता है। ठीक। सब मिलके अगर आ के साथ मिलता है तो दीर्घ ही बनता है। बात समझ में आई? इसके बाद उसी तरह देखिए ई जोड़ दीर्घ ई या ई जोड़ ई मिलेगी तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई, दीर्घ ई। और उसी तरह ऊ जोड़ ऊ या ऊ जोड़ ऊ मिलेगा, क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। ठीक। तो पूछ सकता है हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, इसको कभी क्वेश्चन बदल देगा आपसे, पूछेगा मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ठीक। तो हिंदी में मूल दीर्घ स्वर होते हैं कितने? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 हो जाएंगे। ठीक। हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 होती है। और फिर इसके बाद आप वासुदेव नंदन किताब पढ़ेंगे, उसमें दिया है मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 दिया है, आगे बताएंगे उसको। तो पूछ सकता है हिंदी में मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, अगर मूल दे दिया 3, अगर उस तरह पूछ दिया 7 नहीं दिया तो तब भी क्या मारेंगे? 3 ही मानेंगे। इसके बाद हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। री की दीर्घ नहीं होती है हिंदी में, री हमें संस्कृत में दीर्घ होता है लेकिन हिंदी में दीर्घ री नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं री की, तो री हमेशा हिंदी में ह्रस्व ही रहती है, दीर्घ नहीं रहती है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? फिर इसके बाद नंबर आता है किसका? संयुक्त स्वर का। संयुक्त स्वर हमारे हिंदी साहित्य में कितने हैं? 4 होते हैं। कितने हैं? 4। अब देखिए इसकी परिभाषा, दो मूल विजातीय स्वरों के मिलने से ही संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है, जो अपने जात के नहीं है, अलग अलग जात के आ गए यहाँ। संयुक्त मतलब अलग अलग जात के हैं। ठीक। जात यहाँ ये जो चलता है समाज में ये नहीं, यहाँ जात हो गए उच्चारण स्थान से। अगर आ है कंठ से तो वहाँ ई आएगी ताल से, आ का उच्चारण स्थान अलग है, ई का उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए वहाँ जो है दो मूल विजातीय स्वरों के मिलने से ही संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन पूछता है, अब थोड़ा घुमा देता है यहाँ क्वेश्चन, अभी बताएंगे कैसे पूछेगा। यहाँ जो आप पढ़ेंगे, अगर देखिए हम क्या बोले, दो मूल विजातीय स्वरों के मिलने से। ठीक। दो मूल विजातीय स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। देखिए संयुक्त स्वर दो मूल विजातीय स्वर। ठीक है। जैसे अब देखिए दो मूल विजातीय, अगर यहाँ आ आता है अ जोड़
देखिए यहाँ आ जो है, यहाँ आ आपको ह्रस्व आ या दीर्घ आ दोनों आ सकता है। यहाँ आ क्या आ सकता है? ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ सकता है। बात समझ में आई? और यहाँ ई जो है, ई ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ सकती है। ठीक, ह्रस्व और दीर्घ ई जो है दोनों आ सकती है। जब दोनों का मेल होगा, संयुक्त स्वर, दो स्वर आपस में मेल न मिलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए अब देखिए, जब हम बात करते थे यहाँ, जब आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे पूरा यही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, दीर्घ स्वर संधि में। बात समझ में आई? इसके बाद हम आते हैं संयुक्त स्वर में, तो यहाँ देखिए ए हो गया, यही बात कर लेते हैं। फिर आ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है, क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। ओ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों स्वर हमको कहाँ मिलते हैं संधि में? ये दोनों संयुक्त स्वर हैं, लेकिन हमको मिलते कहाँ हैं? ये दोनों मिलते हैं हमको गुण स्वर संधि में। इनको गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। इन दोनों को गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? गुण संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। ठीक, ए और ओ को। बात समझ में आई? इसलिए कि वर्णमाला पढ़ेगा, जो वर्णमाला समझा रहेगा वही संधि समझेगा, जो वर्णमाला नहीं समझा रहेगा वो संधि उसको समझ में नहीं आएगी। आ जोड़ ई या ई ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहेगा तो क्या हो जाएगा? ए। आ या आ के बाद यहाँ ह्रस्व या दीर्घ रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओ। ये गुण संज्ञक वर्ण इसको कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? गुण संज्ञक वर्ण। गुण संधि में इसका प्रयोग होता है, ए और ओ का। ठीक है, ए और ओ का। फिर इसके बाद नंबर हम करते हैं अगला। देखिए आ या दीर्घ आ के बाद ए या ए दोनों आ सकता है, ए या ए। आ या आ के बाद ए या ए कोई आ सकता है इसमें से। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मिलेगा तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक, आ या आ के बाद ए या ए आएगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और देखिए आ या आ के बाद ओ या ओ दोनों में से कोई आएगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? ये देखिए, ये गुण संज्ञक वर्ण था, गुण, और ये है दीर्घ, दीर्घ स्वर वृद्धि स्वर संधि। एक आती है क्या? वृद्धि स्वर संधि। एक स्वर संधि में आती है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में ही इसको वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण। इसको वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो वृद्धि संधि हम जब पढ़ते हैं तो इन्हीं दोनों वर्णों की बात होती है। जब हम गुण संधि पढ़ते हैं तो इन्हीं दोनों वर्णों की बात हम करते हैं। बात समझ में आई? तो पूछ सकता है कि स्वर के कितने प्रकार, आप उत्पत्ति के आधार पर पूछ सकता है, या मतलब पूछ सकता है स्वर के कितने प्रकार। तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, संस्कृत में कितनी होती है? 5 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। संस्कृत में पूछेगा तो 4 हो जाएगी। री जो है दीर्घ होता है संस्कृत में। फिर इसके बाद संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक, पूछ लेगा कुल संयुक्त स्वरों की संख्या, तो 4A और 3A कितना हो गया? 7। कुल संयुक्त स्वरों की संख्या 7। कुल पूछेगा तब कुल संयुक्त स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3। मूल संयुक्त स्वर तब भी 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? फिर इसके बाद अगला बात करते। फिर इसके बाद देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया था वर्ण के कितने प्रकार? 2, स्वर और व्यंजन। इसके बाद स्वर पे बात करते हैं। स्वर के प्रकार होते हैं 3, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर मूल स्वर होते हैं 4, संस्कृत में 5,
दीर्घ स्वर होते हैं 3, संस्कृत में 4, संयुक्त स्वर होते हैं 4 और कुल संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है 7। ठीक है, अब आज यहीं तक मित्रों। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।